बिहार में बीते 24 घंटे में मिले संक्रमण के 1491 नए मामले। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 21,084। प्रदेश में 96.29% हुआ रिकवरी रेट। झारखंड में बीते 24 घंटे में मिले 823 कोरोना संक्रमित। इलाज के दौरान 13 कोरोना संक्रमितों की मौत। 1,647 कोरोना संक्रमित कोरोना को हराकर हुए स्वस्थ। झारखंड में खोला गया ऑक्सीजन बैंक। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने किया ऑक्सीजन बैंक का उद्घाटन। मौके पर कई कांग्रेसी दिग्गज रहे मौजूद। और समस्तीपुर में यास तूफान ने बरपाया किसानों पर कहर। तेज आंधी में फसल हुई बर्बाद। माले नेता ने कृषि पदाधिकारी से की मुआवजे की मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। बिहार में लॉकडाउन के बाद एक तरफ हर दिन घट रहे कोरोना के नए आंकड़े राहत देने वाले हैं, तो वहीं बीते 2 दिनों से जांच की संख्या में आई कमी सरकार के लिए सोचने वाली बात है। स्वास्थ्य विभाग के कुछ दिनों पहले तक लॉकडाउन के दौरान ही हर दिन 1 लाख से ज्यादा जांच कर रहा था। बीते दिनों से ये 1 लाख से भी कम हो गई है। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में बिहार में सिर्फ 82,468 कोविड सैंपल की जांच की गई है। इसके पहले 28 मई को सिर्फ 92,173 लोगों की ही जांच की गई थी। यानी हर दिन जिस जांच को हर दिन बढ़ाने की बात कही जा रही थी, उसमें बीते 2 दिनों से फिर से कमी आई है। जांच के दायरे को हर दिन बढ़ाने की बात कही गई थी। बीते 24 घंटे में बिहार में सिर्फ 1,491 नए संक्रमित मिले हैं। बिहार में लॉकडाउन लगाए जाने के बाद अब तक सबसे कम मामला है। अब बिहार में कुल 6,78,036 मरीज इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। बीते शुक्रवार को 1,791 संक्रमित बिहार में मिले हैं। शनिवार को शाम स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार बीते 24 घंटे में बिहार में 5,168 लोग कोरोना वायरस से जंग जीत चुके हैं। अब एक्टिव मरीजों की संख्या सिर्फ 21,084 है। बिहार में एक्टिव केस की संख्या में गिरावट हर दिन हो रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शशांक, एक राहत भरी खबर कि जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया गया, रिकवरी रेट बढ़ा है, आंकड़े कम आने लगे हैं, लेकिन जिस तरीके से फिर से जांच घटने की बात सामने आई है, कहीं ना कहीं चिंता का विषय। देखिए, बिहार में जो एक्टिव मामले की संख्या है वो काफी तेजी से घट रही है। हालांकि जो जांच का दायरा है वो अब कल सिमटा था थोड़ा, क्योंकि 2 दिनों में पहले शुक्रवार को जो जांच हुई थी वो करीब 94 से 1,000 करीब की जांच टेस्ट की गई थी पूरे बिहार में। उसके बाद कल यानी शनिवार की बात की जाए तो शनिवार को 82,000 के लगभग जांच की गई है। तो देखिए, जांच घटने का कारण ये है कि बिहार में 2 दिनों से यास जो तूफान आया था उसकी वजह तो शुक्रवार को भी बारिश की वजह से प्रभावित हुआ था और शनिवार को की बारिश शुक्रवार को हुई थी। तो शुक्रवार को बारिश की वजह से जो स्वास्थ्य टीमों तक नहीं पहुंच पाए थे, जो जांच वाली किटें पहुंचाई जानी चाहिए थी उसमें परेशानी हुई थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लोग भी बारिश की वजह से लोगों के इलाकों में पानी भर गया था या कहीं पर उनको परेशानी हुई थी अपने घर की साफ सफाई करनी थी। तमाम कारण रहे हैं जांच कम होने के, तो उसी वजह से शनिवार को जांच कम हुई। और जब शनिवार को जांच कम हुई थी तो पॉजिटिव लोगों की संख्या भी कम हुई थी लगभग। तो करीब 1,500 के करीब एक्टिव मामले बिहार में रिपोर्ट किए गए हैं, जो काफी कम है। एक समय था जब 14-15 हजार मामले पर 1,000 टेस्ट में आ जाए, पर लाख टेस्ट में आ जाया करते थे। 1 लाख टेस्ट में 14-15 हजार पॉजिटिव आ जाया करते थे। अब 1,500 करीब है 82,000 में। तो 2% करीब माना जाए कि 2% से कम ही ये एक्टिव रेट है। तो कहीं ना कहीं बिहार में एक सुकून की खबर है। दूसरा विषय ये है कि अब बिहार में नहीं पूरे देश में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं। ये सच्चाई है, कोरोना के मामले कम हो रहे हैं। आंकड़े क्या कहते हैं एक अलग विषय है, लेकिन कोरोना के एक्टिव मामले कम हो रहे हैं आंकड़ों में। सच्चाई भी है कि पटना के अस्पतालों में देख लिया जाए, जितने कोविड के हॉस्पिटल्स हैं पूरे बिहार में, जितने मेडिकल कॉलेज हैं, वहाँ अब सीटें खाली हैं। अब लोग वहाँ नए मरीज ना के बराबर पहुंच रहे हैं। ऐसे में ये कहा जाना चाहिए कि अब कोविड धीरे धीरे एक तरह से जाने की स्थिति में है। काफी डिक्लाइन कर रहा है कोविड के केसेस।
लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है और ये रेप्लिकेट करता है तेजी से। देखिए ना कि कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो किसी वक्त रिटर्न बैक कर सकता है, कम बैक कर सकता है, क्योंकि वो रेप्लिकेट करता है और जैसे ही समूहों में ये किसी खास समूह में फैलेगा तो फिर ये तेजी से फैल सकता है। इसलिए जी सरकार अभी भी पूरी तरह से सतर्कता बनाए हुए है और जो रूरल एरिया है जहाँ पर केस उतना आदमी को कई केसेस मिल गए हैं, वहाँ सख्ती भी दिखाई जा रही है। तो तमाम लेवल पे एफर्ट होने चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में खास करके ज्यादा टेस्टिंग की जरूरत है और ज्यादा वैक्सीनेशन की जरूरत है। जो मेडिकल के रिसर्च जो स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं या इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, उनका कहना है कि कोरोना अब डाउन पीक पर है और अब ऐसी स्थिति नहीं है, बहुत कम ऐसा संभावना जताई जा रही है कि तेजी से रेप्लिकेट करेगा, तेजी से बढ़ेगा। लेकिन अगर सावधानी बरती गई तो ये बहुत जल्दी इससे निजात मिलेगी, लेकिन अगर सावधानी नहीं बरती गई तो कहीं ना कहीं समस्या आ सकती है। जी बिल्कुल शशांक, लेकिन इसके साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि बिहार में फिलहाल वैक्सीनेशन की क्या कुछ स्थिति चल रही है, क्योंकि लगातार कहा जा रहा था कि वैक्सीनेशन की बर्बादी हो रही है और इसी के साथ वैक्सीन की कमी भी बहुत ज्यादा बिहार को देखनी पड़ रही है। कमी है और कोरोना से लड़ने के लिए सबसे कारगर अगर हथियार आपके पास कोई है, क्योंकि आपके पास प्रिस्क्राइब की दवा नहीं है कि इसी दवा से कोरोना ठीक हो जाएगी। तमाम तरह के ड्रग्स को कंबाइन करके अलग अलग कॉकटेल बना के काम किया जाता है। तो अब कोरोना से बचने का पूरे देश में या पूरी दुनिया में एकमात्र हथियार है वो है वैक्सीन। भारत के अंदर लगभग 20 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन हो चुका है, लेकिन 1,35,00,000 की आबादी है, 1 करोड़ से ज्यादा लोग। अगर 18 साल से कम के बच्चों को हटा दिया जाए तो 1 करोड़ से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन दिया जाना है। ऐसे में अभी 20 करोड़ है तो काफी कम है, 20% है। उसमें भी डबल डोज यानी फाइनल डोज जो है वो बहुत कम लोगों को लगी है, उसकी संख्या भी बहुत कम है। तो वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है इससे लड़ने के लिए। बिहार में भी वैक्सीनेशन सबसे ज्यादा हुआ है देश के अंदर, ये माना जा रहा है, और जो पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से। लेकिन देखना ये है कि जब तक विशेषज्ञों का जो कहना है कि जब तक 70% तक लोग वैक्सीनाइज नहीं हो जाएंगे, कि वो वैक्सीन के फॉर्म में ही नहीं है, बाकी वैक्सीन जो हार्ड इम्यूनिटी जिसको कहते हैं, कहा जाता है कि 70% लोगों में हार्ड इम्यूनिटी आ जाएगी तो कोरोना का खतरा बहुत हद तक कम हो जाएगा। क्योंकि सोसाइटी में 70% लोग कोरोना फैला नहीं रहे होंगे या उनको कोरोना होने का थोड़ा रिस्क कम होगा। ऐसे में वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। और दूसरी बात है कि वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है और वैक्सीनेशन की उपलब्धता है, उसमें वैक्सीनेशन की रफ्तार काफी प्रभावित हो रही है। माना जा रहा है कि 1-2 महीनों में संकट दूर होगा, क्योंकि आबादी बहुत बड़ी है, उस मात्रा में वैक्सीन का उत्पादन कर पाना बहुत आसान नहीं होता। और फिर जो कोविशील्ड है, जो अपने यहाँ सबसे ज्यादा सप्लाई हो रही है, वो कोविशील्ड एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड की रिसर्च है, वो उनकी शर्तों के अनुसार उसको भी बाहर भी भेजा जाता है। ऐसे में उत्पादन का एक खास हिस्सा भारत को मिल रहा है और वो हिस्सा अभी नाकाफी लग रहा है। लेकिन समय बीतेगा और कंपनियां आ रही हैं, स्पुतनिक 5 आ रही है, उसके अलावा फाइजर को भी मंजूरी मिली है। तो कुल ऐसी तमाम वैक्सीन और भारत की वैक्सीन के उत्पादन के लिए कोवैक्सीन का उत्पादन भी बढ़ाया जा रहा है। तो वैक्सीन की उपलब्धता एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लोग वैक्सीनेशन सेंटर पे जा रहे हैं और अच्छी बात रखिए कहा जाए कि लोगों के अंदर जो वैक्सीन लेने के लिए ईगर है, यानी 18 साल से प्लस उम्र के जो 18 से 44 साल के आयु वर्ग के लोग हैं, वो रजिस्ट्रेशन उनका होने में मुश्किल हो रही है। इतने लोग ज्यादा लोग कॉन्शियस है इस मामले को लेकर, एक अच्छी बात है। और 18 प्लस के लिए नियम बनाया गया है कि पहले लोग ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे और तभी वैक्सीन ले पाएंगे, क्योंकि वैक्सीन की कमी है और लोग ज्यादा चाह रहे हैं। लेकिन फिर भी लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच रहे हैं और वैक्सीन ले आने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये देखा जा रहा है कि अगर वैक्सीन की जैसे से उपलब्धता होती जाएगी, सभी वैक्सीन खरीद रही है, तो जैसे जैसे उपलब्धता होती जाएगी ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगता जाएगा और हम लोग हार्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं कोरोना से मुक्ति मिलेगी। लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं है कि बिहार ही नहीं पूरे भारत में वैक्सीन की कमी दिख रही है। जी शशांक, वहीं जिस तरीके से लगातार सरकार यही कोशिश कर रही है कि दूसरी लहर के साथ साथ तीसरी जो लहर आने वाली है उसको भी काबू किया जाए, जिसको लेकर अब बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर ट्रायल किया जा रहा है, तो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं सरकार लगातार यही प्रयास कर रही है कि जो तमाम तरीके की सुविधाएं हैं, चाहे वो स्वास्थ्य सुविधाएं हो, चाहे वो वैक्सीन को लेकर हो, जो तमाम सुविधाएं हैं वो लोगों तक पहुंचाई जाए। और अब जिस तरीके से बच्चों पर वैक्सीनेशन का ट्रायल किया जा रहा है, जिस तरीके से यह कहा जा रहा था कि तीसरी लहर सबसे ज्यादा बच्चों पर प्रभाव
प्रभावी रहेगी। तो कहीं ना कहीं सरकार लगातार कोशिशें कर रही है कि जो तमाम कोशिशें हैं वो उनकी सही रहें और जिस तरीके से लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है उस पर काबू पाया जाए। बिल्कुल राखी, देखिए अभी तक जो वैक्सीन उपलब्ध है वो 18 प्लस के लिए है, यानी 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीन देश में या दुनिया में उपलब्ध है। लेकिन कई कंपनियां दुनिया की इस बात पर रिसर्च कर रही हैं कि बच्चों को भी वैक्सीनेशन दिया जाए, वैक्सीनाइज किया जाए। तो बच्चों की वैक्सीन बनाने का काम चल रहा है। देखिए अभी फाइजर ने और अन्य कंपनियों ने, कई कंपनियों ने 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए जो ट्रायल किया था, क्लिनिकल ट्रायल किया है कि ये वैक्सीन सुरक्षित है कि नहीं। तो 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए वैक्सीन माना गया है कि पूरी तरह से सेफ। तो अभी जो दुनिया में दौर चल रहा है वो बच्चों की वैक्सीन पर रिसर्च चल रहा है। भारत में भी ट्रायल शुरू हो गए हैं। तो 12 साल से ज्यादा के बच्चों के लिए वैक्सीन बहुत जल्दी उपलब्ध हो जाएगी। लगता है 1 आध महीने के अंदर उसको तमाम चीजों को मंजूरी मिल जाएगी। लेकिन 12 साल से नीचे के लिए नवजात बच्चों के लिए जो वैक्सीन है, उससे ऊपर के बच्चों के लिए वैक्सीन है, इस पर पूरी दुनिया में चल रहा है। तो ऐसे में ये बहुत ही मुमकिन है कि बहुत जल्द बच्चों के लिए वैक्सीन भी उपलब्ध कराई जाए। देखिए इसका बहुत खास कारण है कि देश के अंदर और दुनिया के अंदर 18 साल से 0-1 डे से लेकर 18 साल तक के बच्चों की एक बड़ी आबादी है और वो आबादी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। माना ऐसा जा रहा था कि अगर 18 प्लस से ऊपर के लोग वैक्सीनेशन उनका हो जाएगा तो वो आबादी करीब 70 से 80% करीब हो जाएगी। और इतने लोग जब वैक्सीन ले चुके होंगे तो बच्चों में खतरा बहुत मिनिमाइज हो जाएगा, यानी बच्चों यानी कम आबादी में खतरा बहुत कम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस चीजों को ध्यान देकर पहले 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन किया गया। अब जो ट्रायल्स आएंगे, रिजल्ट आएंगे, 12 साल से ऊपर वालों को पहले 12 साल से 18 साल वालों को वैक्सीन दिया जाएगा। ऐसी कवायद चल रही है पूरी दुनिया में। WHO ने भी इसको लेकर तमाम कवायदें शुरू की हैं। कई दुनिया में कई दवा निर्माता कंपनियां हैं जो वैक्सीन बनाती हैं और उनकी रिसर्च विंग है, इस पर रिसर्च कर रही है। और 12 साल से कम के बच्चों के लिए भी तमाम दुनिया में तमाम वैक्सीन बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रिसर्च कर रही है। तो कहीं ना कहीं रिसर्च जारी है इसको लेकर और बच्चों को भी वैक्सीनेशन अगर मिस हो जाएगा तो 100% कवर अप हो जाएगा, क्योंकि अभी तक 100% कवर अप नहीं है। और कहा जा रहा है कि जो स्पेकुलेशन लगाए जा रहे थे कि जो तीसरी लहर आएगी वो बच्चों की आएगी, वो इसी आधार पर लगाए जा रहे हैं कि जब तीसरी लहर अगस्त सितंबर में आएगी तब तक देश की एक बड़ी आबादी 18 साल से ऊपर की वैक्सीन ले चुकी होगी या वैक्सीन नहीं लिया होगा तो उसको नेचुरल इम्यूनिटी आ गई होगी, यानी वो कोरोना के माइल्ड इन्फेक्शन से पीड़ित हो चुका होगा और ठीक हो चुका होगा। और एक बार जब ठीक हो जाते हैं तो वैज्ञानिक कहते हैं कि 3 महीने तक इसके अंदर नेचुरल इम्यूनिटी आ जाती है, हार्ड इम्यूनिटी बन जाती है। कुछ जगह शोध तो ये भी है कि 11 महीने तक नेचुरल इम्यूनिटी बन जाती है। ऐसे में एक देश की बड़ी आबादी कहीं ना कहीं कोरोना से लड़ने के लिए सक्षम हो जाएगी। जो बचेंगे 18 साल से नीचे के लोग, उनके लिए कोशिश की जा रही है कि अगर वो भी वैक्सीन उनको मिल जाएगी तब हम पूरी तरह से कवर अप हो जाएंगे। तीसरी लहर की कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन पुरानी चीजों को ध्यान में देते हुए, पहले के जो अनुभव है, इतिहास को ध्यान में देते हुए कि जो वायरस है उसका क्या स्वभाव होता है और कितनी बार वो कम बैक करता है। देखिए वायरस तब तक कम बैक करता रहता है जब तक 100% लोग इससे प्रभावित नहीं हो जाते। तो प्रभावित 2 तरह से होते हैं, या तो उनको नेचुरल कोरोना हो जाए या फिर उनको वैक्सीन लगे। तो कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन बच्चों के लिए भी बहुत जरूरी है। और तीसरी लहर को लेकर जहाँ तक बात है, सरकार तैयारियां कर रही है, सरकार पूरी तरह से तैयारी कर रही है। कई अस्पतालों में बच्चों के लिए आईसीयू वार्ड और नियो सेंटर खोले गए हैं। तमाम बच्चों के लिए तो ऑक्सीजन के जो छोटे मास्क होते हैं या तमाम व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार अब पहले से सबक लेते हुए कुछ कदम जरूर उठा रही है। जी चलिए शशांक, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की ओर से राहुल गांधी से पूछे गए सवाल पर कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार की नाकाम व्यवस्था और महंगाई के विषय में जनता ना भटके, इसलिए बीजेपी ने लोगों से बचाने में और महंगाई के विषय से भटके, इसलिए उन्होंने राहुल गांधी का नाम वैक्सीन से जोड़े दिया है।
साथ ही उन्होंने राहुल गांधी को समझदार व्यक्ति बताया और रविशंकर प्रसाद को राहुल गांधी की चिंता न करने की सलाह दी। ये हास्यास्पद बात है। राहुल जी को पूरे देश के 125 करोड़ की जनता की चिंता है और रविशंकर जी राहुल जी की चिंता कर रहे हैं। राहुल जी की चिंता ना करें। पहले ये बताएं कि जो बिहार में हजारों लोग कोरोना से जान गंवा दी, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? लाखों लोग पीड़ित हैं कोरोना से, उसकी जिम्मेवारी किसकी है? बिहार में रेमडेसिविर के अभाव में लोगों ने जान गंवाई, ऑक्सीजन के कालाबाजारी की वजह से लोगों ने जान गंवाई। जब लोग यहाँ जान पे भारी पड़ा हुआ था ये बीमारी, तब कहाँ थे रविशंकर प्रसाद जी? राहुल गांधी जी के नाम लेने से महंगाई कम हो जाएगी, राहुल गांधी जी के नाम लेने से बीमारी कम हो जाएगी। आपको वैक्सीनेशन की चिंता ही करनी है तो राहुल गांधी जी की चिंता ना करें। राहुल गांधी जी एक जिम्मेवार व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति हैं, उनको पता है कि उनको क्या करना है। आपको चिंता करना है तो देश की जनता की चिंता करें। बहुत ही हास्यास्पद। कभी नोटबंदी तो कभी जीएसटी, कभी ओलावृष्टि तो कभी ओलावृष्टि। 2 साल से हो रहे लगातार लॉकडाउन से प्रभावित किसानों का इस बार यास तूफान की तेज आंधी बारिश ने कसर पूरी कर दी है। तेज आंधी और बारिश ने फसल को बर्बाद कर दिया है। एक और आंधी से फसल टूटकर अलग हो गई है तो वहीं दूसरी ओर जल जमाव से फसल खराब होने लगी है। समस्तीपुर में माले नेता ने कृषि पदाधिकारी से जल्द बर्बाद फसल का मुआयना कर सरकार को रिपोर्ट भेजकर फसल की क्षति का मुआवजा देने की मांग की है। कभी जीएसटी, कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि, कभी ओलावृष्टि, कभी लॉकडाउन की मार झेल रहे किसानों को यह जो यस तूफान जो कल और आज आया हुआ है, इसमें किसान की फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। तेज आंधी और बारिश से यहाँ के पूरा फसल क्षेत्र के पूरा फसल कद्दू, टमाटर, बैगन, गोभी, परवल, नेनुआ इत्यादि फसल को बुरी तरह क्षति हुई है और इस क्षति की पूर्ति के लिए किसान के पास अब कोई सहारा नहीं है। सरकारी मदद की ही ज़रूरत है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में बिहार में सबसे ज्यादा पटना के लोग संक्रमित हुए हैं। पटना के लोगों की सबसे ज्यादा इस बीमारी से मौत हुई है। पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद अपने 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे हैं। रविशंकर प्रसाद पटना पहुंचने के बाद आज पीएमसीएच पहुंचे, जहां उन्होंने कोरोना संक्रमण को लेकर हॉस्पिटल के द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। पत्रकारों के द्वारा केंद्रीय मंत्री सह पटना के सांसद रविशंकर प्रसाद से जब यह सवाल पूछा गया कि कोरोना काल में वो जनता से दूर रहे, आखिर इसकी वजह क्या रही, तो रविशंकर प्रसाद ने अपनी मजबूरियां बताते हुए और प्रशासनिक अनुमति न मिलने की बात कही। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के बयान पर प्रदेश कांग्रेस ने पलटवार किया है। इस कड़ी में प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता राजेश गुप्ता ने कहा कि गठबंधन की सरकार ने इस कोरोना काल में अच्छे प्रबंधन के साथ बढ़िया कार्य करके दिखाया है, जिसकी जनता ही नहीं बल्कि देश ही में नहीं बल्कि विदेशों में भी चर्चा हो रही है। प्रश्न उठाने से पहले बाबूलाल ने ये भी बताना चाहिए कि बाबूलाल ने अपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या किया है। कि बाबूलाल जी को मैं बड़ा ही सम्मान करता हूं, मगर बार बार ऐसा सवाल उठाना जिससे हमेशा विरोधाभास हो। जब सरकार अच्छी काम की, इतने बढ़िया प्रबंधन के साथ इस कोरोना काल में सरकार ने इस राज्य की जनता को सुविधा मुहैया कराया और लोग स्वस्थ भी हुए, जिसका पूरे देश में नहीं विदेशों में भी चर्चा हो रही है कि अच्छा प्रबंधन, अच्छा मैनेजमेंट के साथ झारखंड की सरकार ने, गठबंधन की सरकार ने कार्य को किया है। झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सह प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता कुमार राजवा के नेतृत्व में कांग्रेस भवन
रांची में ऑक्सीजन बैंक को खोला गया। ऑक्सीजन बैंक का उद्घाटन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सह वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सह मीडिया प्रभारी सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, ऐसा है कि हमारी सरकार मुख्यमंत्री जी स्पष्ट है, स्वास्थ्य मंत्री स्पष्ट है, हम सभी स्पष्ट हैं कि 18+ को हम वैक्सीनेशन फ्री देंगे। आज सरकार ने तय किया 300 रुपये प्रति डोज, लेकिन हमारी सरकार ने घोषणा की कि हम दे दें। हम खरीद रहे हैं, हम दे रहे हैं, लेकिन कंपनियां पूरा कर नहीं पा रही। जो हमारा वहीं झारखंड में बीते 24 घंटे में 823 कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। 24 घंटे में इलाज के दौरान 13 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई। बीते दिन 1647 कोरोना संक्रमित कोरोना को हराकर स्वास्थ्य अपने घर पहुंचे। इन्हें अस्पतालों में छुट्टी दे दी गई। जांच की कड़ी में रांची में 334, रामगढ़ में 66 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। शनिवार को राज्य में 54,289 लोगों की कोरोना जांच हुई, जिसमें 823 संक्रमित पाए गए। इस तरह पॉजिटिविटी रेट 1.50% रही। राज्य में लगातार चौथे दिन 1000 से कम संख्या में नए कोरोना संक्रमित मिले। यहां शनिवार को 54,289 लोगों की कोरोना जांच हुई, जिनमें 823 संक्रमित पाए गए हैं। शनिवार को राज्य के 2 जिलों में ही 100 से ज्यादा संक्रमित मिले हैं। पूर्वी सिंहभूम में 101, रांची में 104 नए संक्रमित मिले। अन्य जिलों में 60 से कम संख्या में नए संक्रमित मिले हैं। 2 जिले पाकुड़ और साहिबगंज में तो 10 से भी कम संख्या में कोरोना से ग्रसित मरीज मिले हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कुंदन जी, जिस तरीके से लगातार झारखंड जीत हासिल करता जा रहा है, कोरोना संक्रमण की दर लगातार कम होती जा रही है और अब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो लगातार राहत दे रहे हैं। देखिए, 22 अप्रैल से झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मिनी लॉकडाउन चलाया जा रहा है। और जब आंकड़ों की बात हम करें तो तीसरे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह तक जो स्थिति थी, तो वहां तक कोरोना संक्रमण के केस कम होने लगे थे। पहले सप्ताह दूसरे सप्ताह की अगर स्थिति की तुलना करें तो पहले दूसरे सप्ताह में कोरोना संक्रमण काफी अधिक बढ़ता हुआ दिख रहा था, लेकिन तीसरे सप्ताह से संक्रमण दर में कमी आने लगी थी। और चौथे हफ्ते से 22 अप्रैल से शुरू हुआ चौथा हफ्ता अगर हम बात कर लें तो चौथे हफ्ते में मौत के दर में, मृत्यु दर में कमी देखने को मिली। और अब स्थिति यह हो गई है कि झारखंड के 24 जिलों में से अमूमन 16 जिले कल बिना किसी मौत के निकल गए कोरोना संक्रमण की वजह से। महज 8 जिलों में मौतें हुई हैं, जिसमें राजधानी रांची में 4 मौत हुई है, जमशेदपुर में 3 मौत हुई है और बाकी तमाम जिलों में 1-1 मौत हुई है। तो मौत के आंकड़ों में भी देखें काफी कमी आई है। और साथ ही जो आप आंकड़े बता रहे थे, राजधानी रांची से 104 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और जमशेदपुर से 101 पाए गए हैं। इसके अलावा तमाम जिले, जो 22 जिले हैं, उन 22 जिलों में जो कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा है वो दहाई के डबल डिजिट्स में पाया गया है। तो यहाँ पर एक यह चीज देखने को मिल रही है कि कोरोना संक्रमण पर किस तरीके से काबू पाने की कोशिश की गई है। और राज्य सरकार ने जो एक अपनी पॉलिसी लागू की थी, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट और टीका, तो टीका की बात कर लें तो कल एक और अच्छी उपलब्धि हासिल की गई है कि जिस मोबाइल वैन का, मोबाइल यूनिट की शुरुआत की गई थी टीकाकरण के लिए, कल उस मोबाइल यूनिट के जरिए 239 लोगों को टीका दिया गया था। राखी जी कुंदन जी, इसके साथ ही जानना चाहेंगे, जिस तरीके से संक्रमण की दर लगातार घटती जा रही है, लेकिन क्या ग्रामीण इलाकों में लगातार जांच जारी है? क्योंकि लगातार यही कहा जा रहा है कि सरकार ग्रामीण इलाकों की अनदेखी कर रही है। तस्वीरें सामने आ रही हैं। पहली तस्वीर तो यह है कि ग्रामीण इलाकों में टेस्टिंग का काम शुरू कर दिया गया है और यह सर्वे बहुत बड़े पैमाने पर शुरू किया गया है।
दूसरी तरफ कल राजधानी रांची से महज 30 किलोमीटर दूर मांडर प्रखंड में एक ऐसी घटना देखने को आई जिस घटना से यहाँ के प्रशासनिक विभाग, स्वास्थ्य कर्मियों की चिंता बढ़ चुकी है। वहां पर गई टेस्टिंग की टीम को गांव वालों ने पहले तो उनके साथ मार पिटाई की है और उसके बाद उन्हें इस बात की धमकी दी है कि अगर अगली बार गांव में जांच करने के लिए पहुंचे तो उन्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा। तो इस तरह की घटनाएं भी देखने को मिल रही हैं और राज्य सरकार ने एक बृहद पैमाने पर अभियान चलाया है और उस अभियान के तहत ग्रामीण इलाकों में जांच की जा रही है और घर घर, डोर टू डोर जांच की शुरुआत की गई है और राज्य सरकार की कोशिश है कि ग्रामीण इलाकों में हर व्यक्ति की जांच सुनिश्चित करके कोरोना संक्रमण पर काबू पाया जा सके। राखी। बिल्कुल कुंदन जी, जिस तरीके से लगातार सरकार यही कह रही है कि जो तमाम फैसले लिए गए हैं कहीं ना कहीं उससे संक्रमण की दर जो है उसकी रफ्तार में कमी आई है और लगातार जिस तरीके से आंकड़े कम हो रहे हैं इससे साबित होता है कि झारखंड सरकार ने उचित कदम इस दिशा में उठाए है। तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।